आज हम आप लोगों को भारत की एक बहादुर बेटी से मिलाना चाहेंगे जो कि अभी हाल ही में एशियाई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप एमए फाइटिंग में कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत का मान बढ़ाया है। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यू 24। तो एक बार स्वागत करता हूं आप सब लोगों का दर्शक न्यू 24 में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं संगम नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज की बात करें तो जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ये करेला बाग है। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो है आज मौजूद हैं हमारी बहन खुशबू निषाद जी, जिन्होंने अभी हाल ही में एशियाई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप एमए फाइटिंग में कांस्य पदक जीतकर पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। तो आज हम जो है खुशबू दीदी से रूबरू करवाएंगे और इनसे जो है पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे इनको प्रेरणा मिली और कब से इन्होंने अपना रुझान स्पोर्ट की तरफ बनाया। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे हम आज आप लोगों को सीधा रूबरू करवाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम खुशबू निषाद जी से आप लोगों का परिचय करवाते हैं। दीदी, सबसे पहले तो दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी थैंक यू। मैं खुशबू निषाद, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मैं बहुत छोटी थी 7th क्लास में, तब से मैंने जूडो स्टार्ट किया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मार्शल आर्ट करके, क्योंकि मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या फाइटिंग करना बहुत पसंद था। क्योंकि हमारे एरिया में उस टाइम कुश्ती या वो क्या कहते हैं उसे, कबड्डी करते थे ना, कबड्डी बहुत चलता था रात के टाइम। क्योंकि ये विलेज टाइप की जगह थी जहाँ मैं रहती हूँ। अभी तो बहुत डेवलप हो गया, बट उस टाइम ये गांव जैसा था। तो रात के टाइम लाइट चली जाती थी, तो लोग यहाँ पे पापा लोग मिलके और सब खेलते थे कबड्डी। तो इट वाज लाइक स्ट्रॉन्ग गेम था। तो उसमें आदमियों के साथ मैं भी खेलती थी, सबके साथ। छोटी थी ना, पापा जो भी करते थे देख के मैं भी उसमें जंप करना, ये इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब ये मुझे मार्शल आर्ट में मैंने एंट्री किया तो ये सिमिलर था, वैसे ही जूडो था ना, ग्राउंड गेम। तो कबड्डी में भी हमें पकड़ के वैसे ही मारना होता है। रेसलिंग भी यहाँ पे बहुत चलती थी, कुश्ती। तो काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था ये सब चीज़ें। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब जूडो किया तो मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने स्टेट लेवल खेला जूडो में, जिसमें मैं 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले फाइटर से फ़ाइट की, जिसमें मैं गोल्ड आया था, बट सिल्वर के मुझे मिला क्योंकि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था गोल्ड में। तो उस टाइम मैं सिल्वर मेडलिस्ट बनी जूडो की फ़र्स्ट टाइम में ही। देन सेकेंड टाइम में फिर सहारनपुर को भी गई, फर्स्ट टाइम में आगरा को गई फ़ाइट के लिए। तो ऐसे करके मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया जूडो मार्शल आर्ट में। देन 9th में आके मैंने छोड़ दिया मार्शल आर्ट, क्योंकि सोसाइटी के लोग फादर पे बहुत प्रेशर डालने लगे थे कि लड़की है, क्या फाइटिंग वाइटिंग सिखा रहे हो। एक तो हमारे एरिया में जो है कोई और गर्ल नहीं थी फाइट करने को या सीखने को। तो मैं लड़कों के साथ ही फाइट करती थी और मेरा भाई भी था उसी टाइम। तो मैं ट्रेनिंग जो करती थी तो भाई के साथ करती थी, फिर घर पे आके फादर भी कराटे करते थे तो वो भी सिखाते थे मुझे। तो मुझे कभी गर्ल्स पार्टनर मिली नहीं फाइट करने के लिए। लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करती थी। फादर ये भी सोचे क्या लड़कों के साथ फाइट करेगी। तो उन्होंने बोला कि अभी मतलब बड़ी हो रही हो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर मैं छोड़ दी। फिर मैं 12th हुआ, उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी गई। देन वहाँ पे जब गई तो फिर मुझे मार्शल आर्ट माइंड में हमेशा था कि मुझे फाइटर बनना है, क्योंकि एक खून में ही फाइटिंग का वो था फादर से जो मुझे मिल चुकी थी। तो दिमाग से उतरता ही नहीं था मुझे कि मुझे एक फ़ाइटर बनना है। तो मैं जब कॉलेज गई तो वहाँ पे मैं मार्शल आर्ट की अकेडमी ढूंढने लगी कि मुझे कोई अच्छा अकेडमी मिल जाए, बट ताइक्वांडो का मिला। तो मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर लिया कि कुछ ना से बेटर कुछ तो सीखती रहूँ। तो मैंने ताइक्वांडो 2 ईयर्स सीखा। देन उसके बाद फिर वहाँ पे इंटरनेशनल फाइट भी मैंने किया ताइक्वांडो से। तो मुझे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मिला ताइक्वांडो का। देन उसके बाद नया मार्शल आर्ट वहाँ पे जिम ओपन हुआ, मिक्स मार्शल आर्ट नाम करके। तो जब मैं उसे देखी, जिम के लिए एक्चुअली मैं गई थी वहाँ, बट वहाँ पे मार्शल आर्ट हो रहा था, बॉक्सिंग सिखाई जा रही थी, रेसलिंग, तो अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट्स थे। तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मैं सोची मिक्स मार्शल आर्ट में ताइक्वांडो भी है, जूडो भी है और बॉक्सिंग भी है। तो ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, मतलब दुनिया के सारे मार्शल आर्ट उसमें आते हैं। तो फिर मैं सीखी, कुछ टाइम सीखी। फिर लखनऊ में मैंने फ़ाइट किया तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट मेरा इंटरेस्ट आ चुका था। तो मैं सोची मुझे तो फाइटर ही बनना है। ऑलरेडी मैं 2 मार्शल आर्ट जान रही हूँ, तो मुझे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट ही बनना है। देन उसके बाद फिर उसी टाइम मेरा प्लेसमेंट हो गया लुधियाना में। मैं जॉब करने लुधियाना चली गई, बट सर्चिंग माइंड में था कि मुझे एक बेस्ट अकेडमी ढूंढ के वहीं से ट्रेनिंग लेना है। और सबसे मेन होते हैं बेस्ट जो कोच होगा वही हमें गाइड कर पाएगा। अकेडमी अच्छा होने से नहीं मैटर करता, कोच हमें उस तरीके के मिलना चाहिए। तो मैं रिसर्च करना स्टार्ट की लुधियाना में रह के कि मुझे कहाँ से ट्रेनिंग करना चाहिए। तो शरीफ बाबू सर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट किया कि सर आई वांट टू बिकम अ फाइटर, मुझे एक प्रोफेशनल फाइटर बनना है लाइफ में, मुझे एक फाइटर ही बनना है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि खुशबू अगर तुम्हें सच में फ़ाइटर बनना है तो तुम्हें शेख खालिद सर के पास जाना चाहिए, उनसे अच्छा मार्शल आर्ट तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। अच्छा। तो वो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सिखाते हैं, तो वही आपको सिखा पाएंगे। तो मैं बता दूं कि शेख खालिद सर के अंडर में ही महबूब सर हैं, तो वो भी MMA के वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो शेख खालिद सर ने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है मेल में, मतलब पुरुष में पहले गोल्ड मेडलिस्ट सर के ही स्टूडेंट हैं, और वो चाहते हैं कि फ़ीमेल में मैं बनूं, तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। फिर मैं सर से पहले कांटेक्ट की लुधियाना में जब मैं थी कि सर मुझे आपके अंडर में ट्रेनिंग करना है, मुझे सर ने आपके बारे में बताया कि आप अच्छा ट्रेनिंग करते हैं। तो सर ने बोला ओके मोस्ट वेलकम। थोड़ा डर भी था कि हैदराबाद जैसी सिटी है, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली थी, तो काफ़ी मिसकंसेप्शंस थे कि हैदराबाद ऐसा है वैसा है, मतलब दूसरा शहर है। हाँ, अलग है टोटली मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडिया के हर पार्ट में रह चुकी थी, साउथ के साइड नहीं आई थी। और हैदराबाद काफ़ी सुनने में मतलब गलत था, मिसकंसेप्शन से। वैसे भी जैसे तो मैं फिर भी सोची नहीं, फाइटर बनना है, कुछ भी हो, मरूँ जीऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है वहाँ सीखना है। बट मैं जब वहाँ पे सच में गई तो मुझे हैदराबाद से अच्छा कोई सिटी स्टेट अभी तक लगा ही नहीं। मैं इंडिया के हर पार्ट्स में जॉब की हूँ, इंटर्नशिप की हूँ, मुझे वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि जैसे हमें बिल्कुल वैसे ही सामने के लोग हैं, जितना प्यार हम उन्हें देंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट वो हमें देंगे। तो वैसे ही निकला। फिर उसके बाद फिर सर से जब ट्रेनिंग करना स्टार्ट की, तो आफ्टर 2 मंथ्स की ट्रेनिंग सर ने मुझे बेसिक से स्टार्ट करवाया। मतलब सर ने बोला कि अब तक तुम जो सीखी सब भूल जाओ, यू आर ज़ीरो, ब्लैंक पेपर हो। तो इन्होंने मुझे बेसिक से, शेख खालिद सर ने मुझे बेसिक से स्टार्ट करवाया। तो सब मैं भूली जो पुराना सब सीखी थी, जूडो ताइक्वांडो सब कुछ एकदम इरेज कर दी माइंड से। सर ने बेसिक से बॉडी लैंग्वेज बताया कि अपने स्टैंसेस ऐसे रखो, पंचिंग सिखाया बेसिक से एकदम बच्चों के जैसे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर डिस्ट्रिक्ट का फाइट आ गया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, क्योंकि नेशनल था क्वालिफाई। तो सर ने बोला ठीक है ट्राई कर लो, क्या हो जाता है ट्राई करने में। तो सर ने मेरा फिर उसमें फॉर्म फिल करवाया, स्टेट मैंने क्वालिफाई किया, फिर डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किया, फिर स्टेट क्वालिफाई किया, फिर नेशनल था नीमच में, जो कि बहुत बड़ा फाइट था, एशियन चैम्पियनशिप का सिलेक्शन था नीमच में ही। तो सर ने मुझे उसके लिए तैयार किया अच्छे से, सारे टेक्निक्स बताएं जो मैं कम टाइम में सीख पाऊँ, क्योंकि मुझे उस टाइम मार्शल आर्ट करते हुए सिर्फ 3 मंथ्स हुए थे सर के अंडर में। तो जो उनको पता था कि कैसे क्या सिखाना है, तो उन्होंने बस मुझे बेसिक चीज़ें बताया मेरे मतलब बॉडी के हिसाब से कि क्या ये कर सकती। तो वही चीज़ जाके मैं नीमच में नेशनल खेली। नेशनल खेलने के बाद वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा, तभी मेरा जाके इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द खालिद सर, जिन्होंने मुझे मतलब अपने बच्चे के जैसे इतना अच्छा, इतने कम टाइम में, बहुत मुश्किल होता है मतलब इतने कम टाइम में इतना अचीव करना। सो ऐसे कोच मुझे मिले जो कि 5-10 ईयर्स का ट्रेनिंग मुझे उन्होंने 8 मंथ्स के अंदर करा दिया। तो उनके बदौलत फिर मैं एशियन जाके ब्रोंज मेडल ला के यहाँ पे आज खड़ी हूँ आपके सामने। चलिए ठीक है, तो ये रहा इनका पूरा करियर। और बता दें मुझे घर से भी, फादर से भी काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि वही चीज़ मैं पूछने वाला था आपसे कि आपके इस स्पोर्ट करियर में फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा? फैमिली से फादर को हमेशा बहुत प्रेशर आता था, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो उनको ये था, सोसाइटी वाले यहाँ पे जैसे निषाद समाज में लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देते, शादी करा देते हैं। तमाम भ्रांतियाँ हैं। हाँ 15 या 16 ईयर्स की लड़कियाँ होती, शादी करा दो, या पढ़ाती नहीं ज़्यादा, घर के काम करो, दूसरे घर जाना, तो ये सोच के पैसे बचाते वो, बेचते नहीं। मेरे फादर ने कभी सोचा नहीं मेरे ऊपर पैसे खर्च करने में, क्या पढ़ना कितना तुम्हें चाहिए, हमेशा मतलब खुल के मेरे लिए वो सपोर्ट किया। तो घर फैमिली वाले भी काफ़ी प्रेशर डालते थे, अरे इतनी बड़ी लड़की हो गई, बाहर क्या कर रही क्या नहीं करी, क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं होगा तो क्या नहीं करी, क्या वो समझने वाला नहीं है। उनको मेरे अंदर का स्ट्रगल या जो मेहनत करी वो नहीं दिखेगा, कितना भी मैं कुछ भी कर लूँ, बोलने से कुछ नहीं होता। फिर फादर भी कहते थे तू चुपचाप जहाँ जो कर रही कर, तेरा बाप इधर खड़ा है। भाई ने भी कई बार बुलवाया, घर में प्रॉब्लम्स आई तो घर पे आ जाओ घर पे, तो फादर बोलते थे नहीं तू वही पड़ी रहे, इधर आई तो तेरा शादी कर दूंगा, क्योंकि वो खुद चाहते थे। पता था कि मतलब धमकी मिलती थी कि इधर आएंगे तो शादी करवा देंगे हम आपकी। हाँ, क्योंकि प्रेशर आता है इनके पास काफ़ी। फिर घर में रहती तो मैं क्या ही करती घर में रह के। ग्रेजुएशन में कंप्लीट हो गया था, मैं तो जॉब कर रही थी, फिर जॉब के साथ साथ मैंने ट्रेनिंग भी की। फिर बीच में मुझे जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मार्शल आर्ट था तो मुझे 12 घंटे जॉब को देने पड़ते थे, ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाती थी। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम सर के सामने रखी कि सर मैं ट्रेनिंग मुझे करना है, जॉब मेरा टाइम ले रहा है, तो थक जा रही, मैं मेंटली भी मैं थक जा रही और फिजिकली भी। तो सर ने उसके हिसाब से बोला ठीक है जो तुम्हारा जॉब था उसको छोड़ दो। वो छुड़वा के होटल लाइन का जॉब, और फिर ऑनलाइन भी मैंने काम किया, तो वो भी छुड़वा के सर ने मुझे एक जिम का ट्रेनर बनाया, वुमेंस जिम का, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का पूरा फैसिलिटीज़ था। वहीं पर मुझे रखवाया एकदम सेफ इन्वायरमेंट में, गर्ल्स के बीच में, और फिर गर्ल्स का ही ट्रेनर बना दिया। फिर वहीं पर मैं अपना मॉर्निंग में सेल्फ ट्रेनिंग भी करती थी। फिर आफ्टरनून का
जो टाइम मिलता था उस टाइम पे मैं दूसरों को सिखाती थी, फिर शाम के टाइम जाके अपना ट्रेनिंग करती थी। सो ऐसे करके सर ने मुझे मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिया। फिर कभी कभी टेंशन में मुझे नींद भी नहीं आती थी, रात रात भर जग जाती थी, तो मेडिटेशन कराते थे बैठा के कि क्या प्रॉब्लम है। मैं बताती भी नहीं थी सर से, माइंड थोड़ा सा माइंड को रिलीफ मिले। हाँ, मैं कभी सर से शेयर भी नहीं करती थी सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रहे, वो देख के समझ जाते थे। बैठा के वहाँ जाओ, ऐसा मेडिटेशन करो, या बॉडी में कहीं कभी स्ट्रेचिंग की प्रॉब्लम मतलब काफ़ी टाइट हो जाती थी तो उसके सारे एक्सरसाइज ऐसा बताते थे कि तुरंत। और जब मैं सो नहीं पाती थी, सर के मोटिवेट करने के बाद उसी दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आती थी, 12-12 घंटे सो जाती थी मैं। मतलब स्ट्रेस था काफ़ी, जॉब को भी लेके, फिर ट्रेनिंग को भी लेके। मैं 5 डेज तक सोई नहीं हूँ, ऐसा मेरे साथ हो गया। और ऐसा भी नहीं था कि मैं टायर्ड फील करूँ, फुल टू एक्टिव, इस तरीके से सर ने ट्रेन कर दिया था। डाइट का भी मुझे ऐसा मतलब प्लान किया सर ने। रात के टाइम 9 बजे कॉल करते थे, क्या खाई खाने में, ये खाना वो खाना, एक्स्ट्रा चीज़ मुझे खाने नहीं दिया। 3 मंथ्स पहले राइस छुड़वा दिया। प्रोटीन मतलब जितना भी डाइट में इंटेक कर रही थी, खाना पीना, उठना बैठना, घर से बाहर भी निकलना था, फैट ना हो। हाँ, घर से मतलब बाहर भी निकलना था, कहाँ जा रही हूँ सर के परमिशन के बिना, कि फालतू का डिस्ट्रैक्शन ना हो। पहले तो मुझे सर ने जॉब में बिजी रखा, फिर ट्रेनिंग में। फिर जब ट्रेनिंग जब फाइट पास में आने लगती थी तो जॉब छुड़वा देते थे। तो उसके बीच जब कहाँ जा रही बच्ची, क्या नहीं कर रही, तो उस टाइम भी कॉल करके मतलब कंफर्म करे सो रही कि नहीं सो रही, प्रॉपर कहाँ जा रही कहाँ नहीं। तो सर ने मतलब इतने अच्छे से मुझे गाइड किया कि मैं क्या बोलूँ, ही इज़ द बेस्ट कोच। उन्हीं की वजह से इतने कम टाइम में लाना पॉसिबल नहीं है। तो स्पोर्ट के साथ साथ ही जो एजुकेशनल करियर आपका कैसा रहा? एजुकेशन की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस आया मेरे गेम में, क्योंकि फादर को भी था कि 75% से कम आया तो वो खुश नहीं होते थे। तो मैं इतना मेहनत करती थी, 95% फादर को हमेशा दी। तो पूरे कॉलेज की भी मैं टॉपर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक। मैं जो पास आउट हुई ना, तो अपने बैच की मैं टॉपर रही, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ की। सो इस चीज़ से भी वो खुश रहते थे कि चलो कुछ कर रही तभी तो मार्क्स आ रहे हैं, बैठे बैठे तो मार्क्स आएंगे नहीं। सो एजुकेशन का फिर छोड़ना पड़ता था बीच में डिस्टर्बेंस। हाँ, लेकिन मैं अपनी सेल्फ ट्रेनिंग रनिंग वगैरह करती थी, मार्शल आर्ट की नहीं कर पाती थी, फिटनेस पे हमेशा फोकस रहती थी। तो ये आपका पहले करियर की शुरुआत रही या इससे पहले भी आप जो है एशियाई गेम में शामिल हो चुके? नहीं, एशियन गेम में मैंने फर्स्ट टाइम खेला। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो कि सर के बिना पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम में वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए। तो अभी क्या फील कर रही हैं आप, मतलब कि ये पहले मुकाम में ही आपने एक जीत दर्ज कराई है, मतलब कि अपना जो आपका टारगेट था उस लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गए आप और उससे कुछ लेकर भी आई हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? मैं सच बताऊं तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने पे मुझे 1% भी खुशी नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट गोल्ड था। लेकिन जब मैं प्रयागराज पहुंची, अपने फादर की खुशी देखी, और मेरे कोच भी सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उन्हें भी गोल्ड चाहिए था। तो वो मतलब नाराज़ थे, बट मुझे छोड़ा नहीं उन्होंने, मतलब पीछे से एकदम वो करते रहे, कोई बात नहीं, जो हो गया आगे का देखेंगे। तो मैं गेम खेलने के बाद भी सैड थी। इन्होंने मेरे को वैसे वीडियोस भेजे कि मैं मोटिवेट रहूं, मेरा मोरल डाउन ना हो, क्योंकि मैं एकदम डिप्रेशन में जा चुकी थी। सर ने वीडियोस भेजे कि गेम तो छोड़ दो, ये सोचो कि तुमने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके मोटिवेशनल वीडियो, जिसके बाद मेरा मोरल और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि कुछ भी हो मेरे कोच मेरे साथ खड़े हैं। फिर जब मैं इलाहाबाद आती हूँ तो फादर की खुशी और यहाँ के लोगों का प्यार देख के मुझे लगा चलो ये तो खुश है, कम से कम अगली बार मैं गोल्ड पक्का लाऊंगी। तो इनके खुशियों को देख के मेरे माँ बाप सब साथ में आके मुझे विश करे, तो वो उससे बढ़ के मेरी लाइफ का कुछ बिल्कुल कोई खुशी का दिन नहीं था। सुनहरा पल था वो। हाँ, गोल्ड उससे ब्रॉन्ज आने से खुश नहीं, बट अपने लोगों को खुश देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यानी कि आपकी माइंड में उस वक्त ये चल रहा होगा कि आज मेरे इस छोटे से मुकाम को हासिल करने के उपलक्ष्य में आज जो समाज में या हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी थी तो वो देखते ही बन रही थी। वो कांस्य पदक से कहीं ज़्यादा आपको जो है अनुभव दे दिया। मैं वहाँ तजाकिस्तान से आने के बाद भी ज़्यादा खुश नहीं थी। हैदराबाद में 2 दिन आई, किसी से बात नहीं की, रूम में ही अकेले पड़ी हुई थी, किसी से बात नहीं करना। सर का कॉल आया, क्या कर रहे, कहाँ पे हो, जिम को आओ, फिर जाके वहाँ पे ट्रेनिंग कर ली। हाँ, मैं रूम से भी बाहर नहीं निकली थी, किसी से बात नहीं करना, मोबाइल रख दी थी, माइंड में था नहीं मुझे गोल्ड चाहिए। फिर सर की बातें कि नहीं घर जाओ 2 दिन मिल के आओ। मैं इवन यहाँ पे आने वाली भी नहीं थी, फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं बेटा, घर आपको चलना चाहिए, आपने मतलब जीता, कोई यहाँ तक भी नहीं पहुँचता, इतनी दूर से आए, आप डिज़र्व करते हो, आप चलो। फिर सर, मैं बोली सर मैं नहीं जाऊँगी, मैं काफ़ी मना करती थी, तो सर खुद यहाँ पे मेरे साथ ही आए। तो मैं क्या बोली ऐसे कोच को कि इतनी दूर से, इवन आपको पता है अभी सर के जो और भी स्टूडेंट हैं उनकी फ़ाइट इसी मंथ में 24 तारीख को मणिपुर में है। उनको छोड़ के मेरे साथ यहाँ पे आए कि मेरा मोरल डाउन ना हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ से वो गाइड भी कर रहे बच्चों को कि ऐसा खेलो वैसा खेलो। यहाँ से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है, लेकिन मुझे भी इन्होंने
अकेला नहीं छोड़ा। तो अगला टारगेट आपका और कहीं है हाँ, या दूसरा खेल होने वाला है आपका? हाँ, मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, जो जनवरी में होने वाला है। बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। तो जनवरी में अबू धाबी में मेरी फ़ाइट है। अच्छा। सो वहाँ पे 32 फाइटर होंगे मेरे वेट कैटेगरी के, तो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। लोगों को काफ़ी उम्मीद हो गई मेरे से, और मेरे सर, मेरे कोच, मेरे फादर मेरे साथ खड़े, तो मैं अपनी पूरी अभी जान लगा दूंगी इस फाइट को जीतने के लिए। और एक चीज़ और, अभी इंडिया में कोई फीमेल ने गोल्ड मेडल लाया भी नहीं है, तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं आप लोगों को खुश करके आपको वो रिस्पेक्ट दे सकूं। बिल्कुल। और जैसा कि ये अभी आपने बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है, और इस बार आपका लक्ष्य भी है कि गोल्ड लेके आए जी। और साथ ही आप उन महिलाओं को, जैसा कि आप एक महिला हैं जी, तो महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे कि महिलाएं अक्सर अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, नर्वस समझती हैं, या समाज से बाहर, समाज के दलदल से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, समाज की जो भ्रांतियाँ उसमें फंसी रहती हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप दुनिया में लोगों का जनरेशन ही बढ़ा रहे हैं। आप मतलब कि खुद आपको, आपने अपने आप को खुद ही रोक रखा है, दुनिया वाले आपको नहीं रोक सकते। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप हर एक कठिनाइयों से, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं। बस उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है, सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है। हम जिस दिन अपने ऊपर भरोसा कर लेंगे ना कि हम ये कर सकते हैं, तो हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। और रही बात कि वो घर से सपोर्ट नहीं मिलता या कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, अगर हम किसी अच्छे काम से जुड़ते हैं ना, तो हम क्या, हमारे साथ धीरे धीरे हमारी फैमिली, हमारा देश सब जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपने सुना खुशबू निषाद जी को। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हाल ही में इन्होंने जो है भारत में कांस्य पदक लाकर पूरे भारत का मान बढ़ाया, और ये इनकी पहली कोशिश थी। पहली कोशिश में ही इन्होंने मुकाम हासिल किया, लेकिन जो लक्ष्य इनका था वो लक्ष्य इनको नहीं मिल पाया, तो इसलिए ये थोड़ी सी अंदर से नर्वस है और असंतुष्ट भी हैं कि मुझे जो है गोल्ड मिलना चाहिए था, लेकिन मैं कांस्य से जो है असंतुष्ट हूँ। और इस बार जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है इनका, तो इनका टारगेट है कि इस बार ये गोल्ड लाकर पूरे भारत का नाम रोशन करेंगी। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। और हमारे जो भारत की हमारी जो बहादुर बेटी हैं खुशबू दीदी, तो उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट करके उनका हौसला अफजाई करें। तो इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी राहुल भारतीया के साथ। मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।